पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर एक कवि, एक लेखक, एक कहानीकार, एक इंजीनियर, स्पोर्ट्स पर्सन, समाज सेवी। आइए आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर श्री अशोक कुमार जी से। सुख जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो प्रवासी जब अपने अपने प्रदेशों की ओर लौट रहे थे, उसी दौरान देश के कई ऐसे राज्य थे जहां पर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य रहा उस दौरान जहां पर पुलिस जो है मित्र पुलिस की भूमिका में नज़र आई और जो प्रवासी लौटे उनकी मदद की। आपने अपने सहयोगियों को कैसे गुरु मंत्र दिया कि वो क्या करें? देखिए, इसकी बैकग्राउंड ये है, सबसे पहले तो हमने जिंदगी भर जो है पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग की है। मेरा मानना है कि पुलिस बनी है जनता के लिए, जनता की सहायता के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा से जनता के सहयोग से पुलिसिंग की है, जनता को साथ लेकर के पुलिसिंग की है, जिससे उनका हम एक बेटर लाइफ हो सके। अच्छी पुलिस व्यवस्था वही कहलाएगी जो जनता के साथ मिलकर के की जाए, ये हमारी सोच रही है। उसी के तहत जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो पहले दिन हमने एक तीन सूत्र दिए थे पुलिस को, ठीक है, 3 पॉइंट। स्ट्रिक्टली, पोलाइटली एंड ह्यूमनली, कि हमें लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना है, किंतु साथ ही साथ हाथ जोड़ करके लागू करना है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, न हमें कोई शांति व्यवस्था की भंग होने का अंदेशा है कि जबरदस्ती उनको घरों के अंदर रखें। ये तो कोरोना के संक्रमण न फैलने पाए इसलिए लॉकडाउन लगा है, इसलिए लोगों को घर के अंदर रहना है। तो उन्हें समझा बुझा कर, रिक्वेस्ट करके, अवेयरनेस जनरेट करके सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्यों आपका घर के अंदर बने रहना जरूरी है, कि आप घर के अंदर बने रहेंगे तो वायरस चल के तो आपके पास आएगा नहीं, जब आप बाहर जाएंगे तभी आप वायरस आपके साथ आ सकता है। तो ये सब उनको करते हुए हमने विनम्रता से उन पे लॉकडाउन को लागू किया। किंतु अगर किसी ने रूल का उल्लंघन किया तो फिर हमने उसे छोड़ा भी नहीं। 1 लाख से अधिक चालान उत्तराखंड में है लॉकडाउन के रूल के उल्लंघन में। तो ये हमारा हुआ दूसरा, सख्ती से, साथ ही साथ विनम्रता से। और तीसरा एंगल है मानवीयता से, ह्यूमनली। हमें किसी भी हालत में मानवीय दृष्टिकोण को, मानवीय पहलू को नहीं छोड़ना है। जितनी भी ड्यूटी, जितने भी उसके रोल आएंगे पुलिस के लॉकडाउन में या कोरोना में या लॉकडाउन में, हमने मानवीय पहलू को कभी नहीं छोड़ना है। फ्रॉम डे 1 हमने कहा कोई आदमी है, उसकी इमरजेंसी है, कोई डेथ केस है, कहीं कोई डिलीवरी केस है, कहीं तो उसको हर हालत में हमें उसमें सपोर्ट करना है। किसी के मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी का बच्चे का शुरुआत में एक आध चीज़ें थी, कुछ डेट्स, एग्जाम वगैरह भी कुछ थे, तो हमने कहा हमें हर चीज़ को मानवीय दृष्टिकोण से देखना है। फिर बाद में हमने लोगों का यहाँ तक टाई अप किया कि राशन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कई लोगों को पास दवाइयों की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग ऐसे भी फिलैंथ्रोपिस्ट आ गए कि जो लोग करके सर्विस पैसा भी देना चाह रहे थे। तो हमने इन दोनों को यूनाइट किया, मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो हेल्प करना चाह रहे हैं, उन्होंने राशन दे दिया थाना चौकी पे, थाना चौकी को हमने नोडल बना दिया, और दूसरी तरफ वो हैं जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हमने कंट्रोल रूम बना दिए, किस किस को कहाँ कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। तो उनको आपस में मिलान करवाया और फिर लोगों को जो है उनकी समस्याओं को दूर किया। पहाड़ में तो यहाँ तक किया गया कि 10-10, 15-15 किलोमीटर चल के हमारे जवान गए किसी वृद्ध आदमी के पास, किसी बच्चे के साथ, कहीं डिलीवरी केस में, और जा करके उन्होंने सबकी मदद की। तो ये हमारे 3 मूल मंत्र रहे, दृढ़ता, विनम्रता एवं मानवीयता। इन्हीं के चलते हमारा लोगों से रैपो बना, लोगों ने हमको पुलिस को एक प्रकार से वॉरियर के रूप में देखा, तो उससे भी हमारा मनोबल बढ़ा। पुलिसकर्मी जब हम उनको अच्छी ड्यूटी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जब उसकी तारीफ होती है, सराहना होती है, तो उनका मनोबल और बढ़ा, तो और अच्छा करने के लिए प्रेरित हुए। तो लोगों ने उनको फूल मालाएं पहनाई, सोशल मीडिया पे उनको हीरो बनाया, मीडिया ने उनको हीरो बनाया, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया।
मैं यहाँ तक बताऊँ आपको, पुलिस का जो ट्रस्ट क्वोशेंट कभी 30% होता था, कोरोना काल में वो 90% तक चला गया। तो इतना चेंज आया, हमने मानवीयता के उसको इतना बिंदु को इतना ऊपर उठाया हमारे जवानों ने। तो वो ये मेरे ख्याल से 3 कारण रहे जिनकी वजह से हमें, जब प्रवासी वापस लौट रहे थे, करीब 3 लाख के करीब प्रवासी वापस आया है। और उसमें राज्य सरकार के सहयोग से, ट्रांसपोर्ट विभाग, रेलवे विभाग, उन सब के सहयोग से हम लोगों ने टाई अप किया और ट्रेन्स को, बसों को, उनके माध्यम से लोगों को लाया गया। निजी वाहनों से भी लोग आए। तो उन सब को अपनी ओर से हमारा प्रयास रहा किसी तरह की असुविधा न हो। कोरोना संक्रमण को रोकने से भी, फैलने से भी रोकना है, ठीक है, किंतु जो आ रहे हैं उनको असुविधा भी ना हो। तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि गांव वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं आने देंगे, भाई आप ही के गांव का निवासी है और कोरोना संक्रमण का चांस है नहीं, अभी तो पता नहीं, और आपको खाली बाहर क्वारंटाइन नहीं तो कर रहे हैं 14 दिन, अगर संक्रमित होगा तो पता चल जाएगा। तो बड़ा समझा बुझा करके इस काम को किया गया। लकीली कहीं भी हमारे यहाँ वायलेंस नहीं हुई और हमें शांति व्यवस्था की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। आम जनमानस के लिए अशोक कुमार एक सरल व्यक्ति, लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात आती है वहाँ पर एक कड़क रूप दिखाई देता है। ये सामंजस्य आप कैसे स्थापित करते हैं? देखिए, मेरे लिए नेचुरल है, मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा कि हम शुरू से मानते हैं कि पुलिस जो है जनता के लिए हो रही है, ठीक है, जनता की सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, यातायात को मैनेज करने के लिए, जितने भी हमारे रोल हैं, ड्रग्स को कंट्रोल करने के, सब के सब में वो जनता के लिए है। तो अगर हम जनता की सहायता नहीं करेंगे अगर, तो फिर हमारा अस्तित्व ही, हमारा उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जनता के मित्र हैं। तो आम आदमी जो है, आम जन जो है, उसके मित्र हैं, उसके हम सहायक हैं, तो इस रोल में रहते हैं हम शुरू से। किंतु जब आई बात अपराधी की, तो उसके लिए हम बहुत कड़क हैं। हमने एक ऐसा भी फेज देखा जहाँ नैनीताल का जो तराई का एरिया है, वहाँ आतंकवाद था उन दिनों, जो पंजाब का से फैला था यहाँ तक, और उसके हमने हार्डकोर आतंकवादियों के साथ भी हमारी मुठभेड़ें हुई, जिसमें हजारों गोलियां चली। तब भी हमने कर्तव्य पालन किया। और ऐसा फेज देखा जब यूपी के बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल एरियाज थे, वहाँ पे सभी को पता है कि हमने क्रिमिनल्स के लिए हमेशा एकदम हार्ड, सख्त रहे, कड़क रहे। किंतु हमारी कड़की, हमारी सख्ती क्रिमिनल्स के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। आम आदमी के लिए एकदम पोलाइट और एकदम ह्यूमैन। कानून व्यवस्था की चर्चा के बाद आइए मिलते हैं अशोक कुमार एक व्यक्तित्व से। अशोक जी, आपने एक अभियान की शुरुआत की थी, भिक्षा नहीं शिक्षा। बच्चों को पढ़ाने की आपकी ये मुहिम कितनी सफल रही? देखिए, हमने ऑपरेशन मुक्ति चलाया है और इसके तहत लगभग 2000 प्लस बच्चे आइडेंटिफाई हुए जो सड़कों पे भिक्षा मांग रहे थे पूरे प्रदेश में। हमने देहरादून से शुरू किया था, फिर उसे पूरे प्रदेश में फैला दिया। तो इसमें हमने स्लोगन दिया कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो। मतलब ये है कि यदि हम भिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, हम दया दिखा करके, वो दिखा करके, मानवीयता दिखा करके बच्चों को जो सड़कों में भिक्षा मांगते दे देते हैं कि बेचारे के पास खाने को नहीं है, ये नहीं है, किंतु उसको उनके पेरेंट्स इनकम के रूप में यूज कर रहे हैं। और एट एन एवरेज हमें मालूम चला, डाटा निकाला तो 15 से 20 हज़ार की इनकम मंथली ये लोग बच्चे निकाल ले रहे हैं। तो उनके पेरेंट जबरदस्ती उन्हें भिक्षावृत्ति में डाले हुए हैं। तो जो बच्चे की खेलने खाने की उम्र है, जो स्कूल जाने की उम्र है, उसमें वो बेचारे भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये हमारे समाज पे, पूरे समाज पे एक प्रकार से कहीं ना कहीं कलंक है कि हमारा समाज बच्चों को उनका बचपन भी नहीं दे सकता। ठीक है, उसी को देखते हुए हमने ये मुहिम चलाई कि देखिए, भिक्षा अगर आप उन्हें दे रहे हैं तो आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं भविष्य के लिए भी भिक्षा पर। तो आप कभी भी भिक्षा मत दीजिए बच्चे को। अगर आप सच में उसका अच्छा चाहते हैं तो जो हमारा अभियान का दूसरा पार्ट है शिक्षा दो, उसको शिक्षित करने में अपना पैसा लगाइए, एनर्जी लगाइए, बच्चे को गोद लीजिए, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाइए। ठीक है, तो ये हमारा नारा था।
इसके तहत हमने अभी तक 717 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला दिया है। जी, ये बहुत बड़ी मुहिम आपकी थी, जिससे ऐसे बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है जो सड़कों पर भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे थे। इसी के साथ अशोक कुमार जी का एक चेहरा और है, वो है पर्यावरण प्रेमी। आपने एक अभियान और शुरू किया था, पेड़ लगाओ। इस अभियान की शुरुआत कैसे की आपने? देखिए, पर्यावरण के लिए तो हम सभी रक्षा करते ही हैं। हमारी अपनी कॉलोनी है, इसके चारों ओर भी हमने बहुत ही ग्रीन बना के रखा हुआ है। नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं हर जगह लोग जो है कहीं पेड़ों को काट के अपना ज़मीन कब्जाने में लगे रहते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि जो भी प्रांगण है जितने भी हमारे, वो हरे भरे हों। इस साल तो हमने उसमें एक बीज बम करके एक अभियान चलाया कि उसमें गोबर में, मिट्टी में, खाद में बीज डालो और उसको जो है खाली लैंड पे बरसात के मौसम में डाल दो। तो मुझे बताया गया है कि इसमें 50 से 70% तक सफलता का रेट रहता है। तो आधे भी पेड़ उग गए तो कितना हरा हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ जी। अशोक कुमार एक स्पोर्ट्स पर्सन, अशोक कुमार जी आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मैं फिटनेस के लिए दोनों चीज़ें करता हूँ। एक तो मैं सेशन करता हूँ इवनिंग में टेनिस या बैडमिंटन का, और सुबह मैं करता हूँ फिजिकल ट्रेनिंग। उसमें वॉकिंग, जॉगिंग और थोड़ा सा जिम, ये तीनों का मिक्स रहता है, लगभग 40 से 50 मिनट का जी। और बाकी ये है कि मैंने अपने डाइट शेड्यूल में भी थोड़ा चेंजेस किए हैं। पहले मैं ओवरवेट होता था और डाइट शेड्यूल में मैंने काफ़ी ज़्यादा नेचुरल डाइट की तरफ मैं आया हूँ। मैं शुरू से शुद्ध सात्विक हूँ, मतलब वेजिटेरियन हूँ, और फिर भी मैंने उसमें भी चेंजेस किए हैं अपनी डाइट शेड्यूल में। फिक्स समय पे खाना, दिन में 5 बार, मतलब 3 मेन मील, 2 छोटे मील, मतलब 2 छोटा हल्का सा एक फल ले लिया 12 बजे, शाम को 5 बजे, ठीक है। और 3 मेन मील में भी मैंने ये रखा है कि जो शाम का मील है मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, जिसे मैं कहूँगा, वो ये रहा है कि शाम के मील में मैं अंकुरित ले रहा हूँ, अंकुरित खाना ले रहा हूँ, मतलब पका हुआ खाना नहीं ले रहा। तो मैंने देखा उससे मेरे लीवर अच्छा रहता है और वेट कंट्रोल में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। शायद वो जल्दी पचता है और लीवर पे लोड नहीं आता है, तो इसलिए जो है आपको, मेरे को उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। आने वाला समय जो है कुंभ के लिए है, कुंभ के लिए पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कुंभ को तो हम लोग पूरी तरह 100% चल रहे थे उसकी तैयारियों के लिए, अभी भी चल रहे हैं, किंतु कोरोना को देखते हुए अभी ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि किस स्वरूप में कुंभ हो पाएगा। किंतु कुंभ अगर पूरे स्वरूप में भी होता है तो हम लोग मेंटली मान के चल रहे हैं कि किसी पीक डे पे 2 करोड़ की भीड़ आ सकती है। तो उस हिसाब से हमने पूरे फोर्स का आकलन किया है, कितने थाने बनेंगे, चौकियां बनेंगी, फायर स्टेशन कहाँ बनेंगे, इस सब का पूरा प्लानिंग हो गया, कंट्रोल रूम कहाँ बनेंगे। और हमारे अनुमान में लगभग टोटल 20,000 पुलिस बल लगेगा, जिसमें से 10,000 राज्य का होगा और 10,000 जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल और कुछ यूपी, उत्तर प्रदेश से भी हमें पुलिस बल मिलता है, पुराना हमारा राज्य है। तो उस तरह से हमारी योजना बनी है। अशोक कुमार एक पुलिस महानिदेशक, लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड, एक कवि, एक कथाकार, लेखक, इंजीनियर, स्पोर्ट्स पर्सन, आप अपने आप किस रूप में देखना चाहेंगे? मैं सभी रूप में देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, सबसे पहले इंसान, नंबर 1। नंबर 2, मेरा काम पुलिस ऑफिसर और भी 24 घंटे का, 8 घंटे वाला नहीं है पुलिस का काम। फिर तीसरा, मैं थोड़ा भी टाइम बचता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, फिट रखना अपने को, हेल्थ, ठीक है। उसके बाद जो है लेखन, समय मिल जाए, अनुभव, कोई गहन अनुभूति हो, उसको कविता में उकेरना या किताब के रूप में देना, तो लेखन और थोड़ा बहुत म्यूजिक, ये मेरे समय, मतलब मेरी हॉबीज हैं। आम लोगों के साथ एक बड़ी समस्या रहती है कि उनके पास समय की बड़ी दिक्कत, लोगों का ये कहना रहता है कि हम लोग ये इसलिए नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं था। आप इतनी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए कि मतलब इतनी व्यवस्था होने के बाद भी आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, समय मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बड़ी चीज़ है, और वो मैं सोचता हूँ उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अर्जेंट है।
ठीक है, कुछ चीज़ें मेरे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जैसे मैंने कहा हेल्थ है, और कुछ चीज़ें अर्जेंट है, इसको अभी होना है। कहीं आग लग गई तो मुझे आग बुझाने जाना ही पड़ेगा, है ना। कहीं अपराध हुआ तो मुझे कंट्रोल करने जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अर्जेंसी हुई। अब हमारा समय आइडियली तो इम्पोर्टेंट में जाना चाहिए, जो लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हों। जैसे हमारा क्राइम कंट्रोल है, प्रिवेंटिव वो है पुलिस की, तो हमारा समय उसमें लगे, अपराधियों का पीछा करें हम, अपराधी ना होने पाए जिससे। किंतु अगर अपराध हो गया तो पहले तो मुझे उसी को डील करना पड़ेगा, तो वो अर्जेंट है। और मेरी जो प्लान करके पूरी योजना उसको क्रियान्वित करना वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्जेंट को तो मुझे डील करना ही करना पड़ता है, पर इम्पोर्टेंट को ना भूलें। इम्पोर्टेंट जो मेरा प्लान लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी चलती रहे। अब मैट्रिक्स अगर आप बनाइए, सबसे पहले आएगा जो इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी, वो तो हो ही जाएगा। फिर जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी हो ही जाएगा क्योंकि वो अर्जेंट है। फिर रह गया इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो हम टाइम सबसे पहले इसको काटने लगते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं, हमको छोड़ो यार, आज थक गए, आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज ही नहीं, है ना। तो वो हमें नहीं जाने देना है, उस इम्पोर्टेंट को करना ही करना है। हम जब फोकस कर लेंगे ना, अपनी इच्छा शक्ति बना लेंगे, तो इम्पोर्टेंट पे हम अड़े रहेंगे। जो लास्ट मैट्रिक्स है वो तो कभी हमें भूल के भी नहीं झांकना, उस पर टाइम देना ही नहीं है। नीदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट, वो तो टोटल हमारा टाइम वेस्ट है। न मेरे लाइफ के लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस है, न किसी तरह की अर्जेंसी है, तब भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चिट चैट कर रहा हूँ, फेसबुकिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जो मेरे लिए कुछ भी जिसका ना इम्पोर्टेंस है ना मेरे लिए अर्जेंट है। तो जो हमें लास्ट मैट्रिक्स वाले हैं, इसको हम अपने लाइफ में जीरो कर दें, आइडेंटिफाई करें। पहले आइडेंटिफाई करें कि मेरे टाइम वेस्टर्स कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों का गपबाजी में होता है, कुछ लोगों का किसी और चीज़ में होता है ना। तो वो चीज़ को जीरो करें, और जो पहले दो तो हो ही जाएंगे, जो तीसरा है लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उस पर फोकस करें, वहाँ पे मेहनत करें, इंस्टेड ऑफ दिस लास्ट वन, नीदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट। तो टाइम भी कभी कमी नहीं रहेगी। प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी में नंबर 1 क्या है? नंबर 1 मेरी ड्यूटी है। नंबर 2 क्या है? मेरा हेल्थ है। वो नहीं रहेगा तो मेरा शरीर ही नहीं चल पाएगा, मैं ड्यूटी भी नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। तो वो मेरी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। एक नई शख्सियत से जल्द मिलते हैं। भास्कर अनन्य बात नए गिरीश तिवारी के साथ।